हेलो। हेलो गाइस, आज मेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में ना हमने यहाँ पे आर्टिकल 110 तक कंप्लीट यानी कि इसके जीत के तो रीड कर लिया था। ये आर्टिकल था हाँ, डेफिनेशंस ऑफ मनी बिल। ये हम रीड करेंगे। अब आर्टिकल यहाँ पे अब हम आर्टिकल 110 की क्यू डेफिनेशंस को रीड कर रहे हैं। जैसे कि देखो इसमें क्या बता रहा है टू में, जैसे कि एक बिल यानी कोई प्रोपोस्टला यानी कि जैसे कि तैयार प्रस्तुत कानून, जैसे कि शैल नोट बी डिमेड। शैल नोट यानी कि नहीं होगा, डिमेड यानी कि जैसे कि माना जाएगा, डिमेड यानी कि माना जाएगा। टू टू बी ए मनी बिल जैसे कि विधेयक बाय रीजन्स ओनली केवल इस कारण से दैट की इट इज प्रोवाइड्स इट इज प्रोवाइड फॉर जैसे कि व्यवस्था करता है फॉर द इम्पोजिशन यानी कि लगाना लागू करना, और इम्पोजिशन ऑफ फाइन यानी कि जुर्माना, और या अदर पिक्यूनरी पेनल्टी जो जन संबंधी दंड, ओवर फॉर द डिमांड यानी मांग करता है, और या पेमेंट यानी भुगतान, और फीस फॉर लाइसेंस यानी कि लाइसेंस, और फीस शुल्क जैसे कि सर्विस रेंडेड यानी कि दी गई सेवाएं, ओवर बाई या रीजन यानी कारण, दैट इज प्रोवाइडेड के जिसकी शर्तें, फॉर द इम्पोजिशन यानी कि लगाना लागू करना, एब्लिशन होता है यहाँ पे समाप्ति, रेमिशंस का मीनिंग है यहाँ पे माफी, रद्द करना, अल्ट्रेशन यानी कि कुछ परिवर्तन करना, और रेगुलेटिंग का मीनिंग था यहाँ पे जैसे कि नियंत्रण, विनियम, ऑफ एनी टैक्स यानी कि कर, यानी लोकल यानी कि स्थानीय प्राधिकरण, और बॉडी ऑफ लोकल पर्पजेज स्थानीय उद्देश्यों के लिए। यानी कि इसमें देखो, इसमें क्या बताना चाहता है ये, जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना, इसका एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये क्लोज कहता है कि हर वह विधेयक यानी बिल जो से जुर्माना लगाने, शुल्क वसूलने, लाइसेंस देने, सेवाओं की फीस लेने, या नगर निगम पंचायत से स्थानीय निकासी करों को प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करता है, उसे मनी बिल नहीं माना जाएगा। क्योंकि मनी बिल का मतलब होता है कि एक सुविधा जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय मामलों से जुड़ा हो, जैसे कर लगाना या हटाना, सरकार का पैसा उधार लेना, बाटे सरकार का खर्चा तय करना। लेकिन अगर बिल सिर्फ स्थानीय स्तर पर जैसे नगर निगम जुर्माना, लाइसेंस फीस से जुड़ा है तो वह मनी बिल की श्रेणी में नहीं आएगा। कि अगर कोई बिल कहता है कि नगर निगम अब कुछ रिटर्निंग सेवा के लिए 50 मासिक शुल्क लेगा, यह मनी बिल नहीं है। अगर कोई बिल कहता है कि भारत सरकार ने आयकर का, ये मनी बिल है। क्लियर है। जैसे कि थर्ड में देखो, थर्ड में क्या बता रहा है कि अब आर्टिकल
यहाँ पे कर देना। अब देखो अभी यहाँ पे आर्टिकल 110 के थ्री में देख क्या बताया, जैसे कि इफ यानी कि यदि एनी क्वेश्चन अराइज और कोई प्रश्न उठता है, यानी कि यदि एनी क्वेश्चन अराइज कोई प्रश्न उठता है, वेदर यानी कि है कि ए बिल इज ए मनी बिल, यानी बिल यानी विद बिल यानी विद यानी मनी बिल विद और नोट या नहीं। द डिस्कशन यानी कि निर्णय ऑफ द स्पीकर यानी अध्यक्ष ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स, लोकसभा स्पीकर देर ऑन शैल बी फाइनल, यानी कि उस विषय पर शैल फाइनल यानी कि अंतिम माना जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, जैसे कि देखो अगर कोई यह संदेश या विवाद उठे कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष करेंगे, यानी कि स्पीकर का निर्णय पूर्ण और अंतिम होता है। इसका मतलब है कि किसी फैसले किसी अन्य संस्था, राज्यसभा, न्याय, राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रधान से ताकि विधेयकों पर विवाद न हो, प्रक्रिया स्पष्ट रहे। उदाहरण जैसे कि मान लो कोई बिल लाया गया जिसका मुख्य कर टैक्स की व्यवस्था, सवाल उठता है क्या यह मनी बिल है। इस पर अंतिम निर्णय स्पीकर देंगे। एक बार स्पीकर ने कह दिया यह मनी बिल है तो यह अंतिम होगा। क्लियर। अब जैसे कि नेक्स्ट है फोर्थ में देखो, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल फोर्थ में देखो जैसे क्या बता रहे, देर शैल बी, यानी कि यह होना चाहिए, अनिवार्य होगा। एंडोर्स का मीनिंग यहाँ पे अंकित प्रमाणित, एंडोर्स यानी अंकित प्रमाणित। जैसे देर शैल बी यानी कि एंडोर्स यानी कि अंकित यानी प्रमाणित 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 ऑन एवरी मनी बिल, यानी कि हर विधि विधेयक पर बैन जब तक बैन जब इट इज ट्रांसमिटेड यानी भेजा गया टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा को अंडर आर्टिकल 109 के तहत। एंड बैन जब इट इज प्रेजेंटेड यानी कि प्रस्तुत किया गया है टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को फॉर असेंट यानी कि सहमति के लिए, स्वीकृति हेतु अंडर आर्टिकल 111 के तहत। द सर्टिफिकेट होता है यानी किसी प्रमाण पत्र ऑफ द स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष ऑफ द हाउसेज ऑफ द, लोकसभा के अध्यक्ष, सिग्नेड यानी कि लोकसभा, सिग्नेड बाय हिम यानी कि उसने उनके हस्ताक्षर से, जैसे सिग्नेड बाय हिम उनके हस्ताक्षर से, दैट इट इज ए मनी बिल यानी कि एक वित्तीय विधेयक है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, यानी कि जैसे कि हर मनी बिल पर लोकसभा अध्यक्ष से स्पीकर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कब 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 यह प्रमाण पत्र चाहिए, जब मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है, आर्टिकल 109 के तहत जब मनी बिल को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति सेंट के लिए भेजा जाता है, तो आर्टिकल 111 के तहत प्रमाण पत्र में, तो यह प्रमाण पत्र स्पीकर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। स्पष्ट लिखा तो ये विधेयक मनी बिल है, बिना इस प्रमाण पत्र कोई बिल मनी बिल नहीं माना जाएगा। क्यों जरूरी है, ताकि विवाद न रहे मनी बिल है या नहीं। यह स्पीकर का अधिकार, उसका प्रमाण पत्र ही अंतिम प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखो, असेंट टू बिल, सहमति के लिए।
देख इसमें देखो, इसमें क्या बता रहा है कि जैसे कि आर्टिकल 111 असेंट टू बिल। असेंट टू बिल यानी कि सेंट यानी कि अनुमति स्वीकृति अनुमोदन टू बिल। बिल यानी कि विधेयक। जैसे कि वैन यानी जब ए बिल ने कोई विधेयक हैज बीन पास यानी कि पारित किया गया है बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा द्वारा, इट शैल बी प्रेजेंटेड यानी कि छवि प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत किया जाएगा टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। एंड द प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति शैल डिक्लेयर यानी घोषित करेंगे। इधर यानी कि या तो असेंट स्वीकृति टू ए बिल और दैट ए विदहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम। एंड जैसे कि यहाँ पे क्या है, और दैट विद होल्ड्स यानी कि रोकता है, स्वीकार करता है। एसेंट एसेंट यानी कि स्वीकृति, देयर फ्रॉम यानी कि उस पर। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे ना इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, जैसे कि जब कोई भी देश बिल संसद के दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। एसेंट या तो स्वीकृति, राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देता है तब वह कानून बन जाता है। विदाउट होल्ड एसेंट यानी स्वीकृति, राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देते तब तक कानून नहीं बनता। यानी कि महत्व देते जिसकी राष्ट्रपति के पास दो विकल्प, यानी मैं तो राष्ट्रपति स्वीकृति बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। ये एप्लीकेशन निश्चित करते हैं कानून बनने में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की भी भूमिका हो। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे संसद ने शिक्षा सुधार पारित किया, अगर राष्ट्रपति से मंजूर थे तो कानून बन जाएगा, मंजूर नहीं तो कानून नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट में देखो क्या बता रहा है कि जैसे कि इसमें देखो प्रोवाइडेड यानी प्रोवाइडेड दैट यानी कि यह प्रावधान है कि प्रोवाइडेड दैट यानी कि यह प्रावधान है कि द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति में यानी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट यानी यह प्रावधान है कि द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति में यानी कर सकते हैं एज सुन एज के रूप में, एज सुन एज पॉसिबल से यानी जितनी जल्दी संभव हो। आफ्टर द प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुत किए जाने के बाद, आफ्टर द प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए जाने के बाद, टू हिम ए बिल फॉर असेंट यानी कि जैसे दो वर्ष में प्रोवाइडेड दैट यानी कि यह प्रावधान है, प्रोवाइडेड दैट यानी कि प्रावधान द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति में यानी कर सकता एज सुन एज पॉसिबल, जितना एज सुन एज से पॉसिबल जितना जल्दी संभव उसके। आफ्टर द प्रेजेंटेशन यानी कि किए जाने के बाद, टू हिम उसे ए बिल फॉर असेंट स्वीकृत, ए बिल फॉर विधेयक स्वीकृति, रिटर्न यानी कि वापस भेजना, द बिल को, इट इज नॉट ए मनी बिल, यानी कि यह विधेयक नहीं है, इट इज नॉट ए मनी बिल टू द हाउसेज, सदनों के दोनों सदन, विद ए मैसेज यानी कि विद संदेश, रिक्वेस्टिंग अनुरोध करते हुए, दे विल रिकंसिडर यानी कि दे विल रिकंसिडर पुनर्विचार करना। एंड द बिल और स्पेसिफाई प्रोविजन विशेष प्रावधान, देयर ऑफ विशेष रूप से, इन पार्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से,
विल कंसिडर यानी माना जाएगा। द डिजेबिलिटी होता है यानी किसी की उपयुक्तता यानी कि आवश्यकता ऑफ इंट्रोड्यूसिंग से एनी सच अमेंडमेंट ऐसे प्रावधानों से एज में भी रिकमेंडेड यानी सिफारिश करना इन द मैसेज इस संदेश के बारे में एंड व्हेन ए बिल यानी जब यह विधेयक इज सो रिटर्न यानी वापस किया गया है द हाउसेज शैल रिकॉग्नाइज द हाउस यानी सदनों द्वारा रिकॉग्नाइज यानी कि रिकॉन्सिडर पुनर्विचार करना द बिल अकॉर्डिंगली यानी कि उसी अनुसार एंड इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउसेज और सदन द्वारा वापस दोबारा पास किया जाता है विद और विदाउट अमेंडमेंट संशोधन से या बिना संशोधन के एंड द प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति टू द और राष्ट्रपति को भेजा जाता है और सेंड करने के लिए द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद होल्ड असेंट देयर फ्रॉम तो राष्ट्रपति उसकी को रोक नहीं सकता है। जी अगर एग्जाम्पल दो हमने एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है अगर कोई बिल जो मनी बिल नहीं है उनके पास स्वीकृति के लिए आता तो उसे संसद को वापस भेज सकते हैं कब और कैसे यानी कि राष्ट्रपति बिल को वापस भेजते समय संदेश देते हैं उस संदेश में वे कह सकते हैं कि संदेश संसद इस बिल पर या किसी विषय प्रावधान पर पुनर्विचार करे राष्ट्रपति या सुझाव दे कुछ संशोधन अमेंडमेंट किया जाए संसदीय भूमिका जब बिल वापस आता है संसद पुनर्विचार करती संसद चाहे संशोधन करे या ना करे बिल को फिर से पारित कर सकती है अगर संसद बिल को दोबारा पारित कर देती संशोधन से या बिना संशोधन उस राष्ट्रपति को फिर से भेज दिया तो राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं रोक सकते दूसरी बार भेजा गया बिल को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से मंजूरी देनी ही होती है। क्लियर। और जो नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पर देखो आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो प्रोसीजर यानी प्रक्रिया इन फाइनेंशियल मैटर यानी कि वित्तीय मामलों पर जैसे कि अब देखो आर्टिकल 112 में क्या होता है एनुअल होता है यानी कि एनुअल यानी कि वार्षिक एनुअल यानी कि ईयरली फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय वर्ष स्टेटमेंट यानी कि प्रतिवेदन विवरण एनुअल यानी कि वार्षिक फाइनेंस यानी कि वित्तीय स्टेटमेंट यानी कि प्रतिवेदन जैसे कि द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति शैल इन रिस्पेक्ट यानी करना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ के संबंध में एवरी फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रत्येक एवरी यानी प्रत्येक फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय वित्तीय वर्ष के बाद जैसे कुछ यानी कारण बना टू बी लेड टू को यानी कि प्रस्तुत करना टू बी लेड यानी प्रस्तुत करना बिफोर यानी बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट संसद के दोनों सदन ए स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी कि प्रतिवेदन ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियां एंड एक्सपेंडिचर और खर्चे ऑफ द गवर्नमेंट भारत सरकार के ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर यानी उस वर्ष के लिए इन दिस पार्ट रेफर्ड जिस भाग में रेफरेंस
रेफर टू यानी कि कहा जाता है द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि मुख्य विचार है करते जैसे कि हर वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार की अनुमति आय रिसीट और खर्चे एक्सपेंडिचर का विवरण संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करते हैं कि यह विवरण संसद में रखा जाए। व्यवहार में ये कार्य वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से यह राष्ट्रपति के नाम से होता है। जैसे कि हर इस विवरण हो गया, इस विवरण को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। आम भाषा में से बजट कहते हैं यानी मुख्य दस्तावेज। जैसे कि यह बताता है सरकार कितनी आय होने की उम्मीद है, जैसे कर शुल्क उधार और सरकार कितने खर्च करे, जैसे रक्षा शिक्षा स्वास्थ्य विकास योजनाएं, और इसे संशोधन जनता को सरकार की वित्तीय योजनाओं का पता चलता है। क्लियर? जैसे कि टू में देखो, टू में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 112 टू देखो, जैसे कि द एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स यानी कि अनुमान है, द एस्टिमेट्स यानी कि अनुमान ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, एम्बोडाइड जैसे कि सहमति नीति, इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, सेल्स यानी करना होगा, शो यानी कि दिखाना, सेपरेटली, सेपरेट यानी कि अलग अलग पृथक रूप से, यानी कि शो यानी दिखाना, सेपरेट यानी पृथक रूप से, जैसे द एस्टिमेट्स अनुमान लगाना होगा इसमें खर्चों का, एम्बोडाइड यानी कि नीति, सहमति, इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय बजट करना होगा, दिखाना, अलग, सेपरेट यानी कि अलग अलग। जैसे अब इसमें क्या बताया गया कि जैसे इसमें देखो, इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, जैसे कि देखो इसकी वार्षिक वित्तीय यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट में जो खर्चों का अनुमान एक्सपेंडिचर एस्टिमेट दिया जाता है उसे अलग अलग हिस्सों में दिखाना अनिवार्य है। क्यों अलग अलग दिखाना जरूरी है? ताकि संसद और जनता को साफ पता चले सरकार का पैसा किन किन मदों हेड्स पर खर्च होगा, जिससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण में जो खर्च का अनुमान दिया जाता है अलग अलग हिस्सों में दिखाना अनिवार्य है। जैसे कि अब आगे क्लोज देखते हैं, आगे क्लोज में विस्तार से बताया गया है। अब जैसे कि 2A में 2A का देखो, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं एकदम आपको आर्टिकल 112 का ए, इसमें देखो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि दासंस, यहाँ पे अब हम कर रहे हैं आर्टिकल 112 का क्यू, जैसे कि दासंस, दासंस यानी कि संस यानी धनराशि, रकम, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक, टू मीट, टू मीट एक्सपेंडिचर यानी खर्चा पूरे करने हेतु, यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जैसे कि सम, दासंस ए में क्या बताया, जैसे कि यानी जिसकी रकम धनराशि, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक,
टू मीट एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पूरे करने हेतु, डिस्क्राइब्ड यानी कि निर्दिष्ट, डिस्क्राइब बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान द्वारा, एज के रूप में एक्सपेंडिचर्स यानी जैसे खर्चे, चार्ज यानी कि चार्ज अपन यानी कि सीधे लिए गए, चार्ज अपन सीधे लिए गए। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संसद यानी मुख्य सरकारी कोष, सिस्टम यानी धनराशि, रकम, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक है, टू मीट एक्सपेंडिचर्स खर्चे, टू मीट एक्सपेंडिचर यानी खर्चे पूरे करने के निर्दिष्ट बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा, एज एक्सपेंडिचर्स यानी कि वह खर्चे, चार्ज अपॉन यानी कि चार्ज पर यानी कि सीधे लिया गया, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारतीय संसद मुख्य सरकारी कोष से। जैसे कि फिर इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या बताया गया है व्याख्या में, जैसे कि मान लो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मुख्य विचार यानी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट में खर्चे का अनुमान अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे कि पहला हिस्सा है वह धनराशि जो संविधान के अनुसार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सीधे खर्च की जाती है। रिचार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब बताऊं, रिचार्ज एक्सपेंडिचर्स का मतलब बताऊं, जैसे कि ऐसे खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे जिन पर संसद वोट नहीं करती, यानी कि ये खर्च संविधान द्वारा तय किए गए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, यानी सरकार को नहीं देने ये होता, चाहे संसद सहमत हो या नहीं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन होगा, संसदीय स्पीकर, चेयरमैन का वेतन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का वेतन होगा, भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जैसे कि मतलब यानी कि यह व्यवस्था इसीलिए है कि ताकि संवैधानिक पदों पर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बने रहे। इन खर्चों संसद की राजनीति से प्रभावित नहीं किया जा सकता, ये में भी बताया गया था। क्लियर ना? जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पे आर्टिकल 112 का 2 का बी देखो, जैसे कि समस्या यानी कि धनराशि, रकम, रिकॉर्ड यानी कि आवश्यक, टू मीट एक्सपेंडिचर, टू मीट अदर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पूरे करने हेतु अदर एक्सपेंडिचर्स जैसे कि अन्य व्यय, जैसे कि प्रोपोज्ड यानी कि प्रस्तावित, टू बी मेड यानी कि मेड फ्रॉम से, टू बी मेड यानी फ्रॉम से लिया गया, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधियों का कोष, एंड सेल डिस्कनिश, एंड सेल करना होगा, डिस्कनिश यानी कि अलग अलग दिखाना, भेद करना, डिस्कनिश अलग अलग दिखाना, भेद करना, एक्सपेंडिचर्स यानी कि वह और रेवेन्यू काम, जैसे राजस्व खाते का होगा, जैसे दैनिक खर्चे, राजस्व खाते जैसे दैनिक खर्चे, फ्रॉम से, अदर एक्सपेंडिचर्स अन्य जैसे पूंजीगत विकास खर्चे आदि। जैसे कि अभी देखो इसमें क्या बताया गया है कि हमको यानी वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का दूसरा हिस्सा होता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे जो
जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का वार्षिक वित्तीय दूसरा हिस्सा यानी धनराशि जो अन्य खर्च अदर एक्सपेंडिचर से फंड से लिए जाएंगे, यानी कि अदर एक्सपेंडिचर का मतलब यानी यह वह खर्चा जिस पर सपोर्ट करते हैं, यानी जिनमें सरकार योजना विकास का प्रसन्न खर्चे आदि आते हैं, यानी कि इसे वोटेड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। जैसे कि सुविधान कहता है कि इन खर्चों को अलग अलग दिखाना जरूरी है। रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर्स का मीनिंग है जैसे कि सरकार के रोजमर्रा के जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक खर्चे। अदर एक्सपेंडिचर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि लंबे समय के विकास कार्य पर खर्च, जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाना, रक्षा उपकरण खरीदने से महत्व। इससे शुद्ध जनता को साफ पता चलता है कि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है। रेवेन्यू खर्चे से सरकार की दैनिक जिम्मेदारियां पूरी होती है। कैपिटल खर्चे से भविष्य विकास की नींव रखी जाती है। क्लियर है? अब जैसे कि यहाँ पे थर्ड में देखो, थर्ड की ए में क्या बताया है, जैसे कि देखो जैसे कि अब यहाँ पे ना आर्टिकल 112 थर्ड में देखो क्या बताएगा, थर्ड के ए में जैसे कि द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मीनिंग यानी कि निम्नलिखित एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स यानी कि वह खर्चे, शैल बी एक्सपेंडिचर यानी कि होंगे एक्सपेंडिचर्स खर्चे, चार्ज चार्ज ऑन यानी कि आरोपी सीधे लिए जाएंगे ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारतीय संसदीय निधि यानी कोशिश। जैसे कि द एमुलमेंट, एमुलमेंट होता है जैसे कि वेतन, एंड अलाउंस यानी भत्ते ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, एंड अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, अदर एक्सपेंडिचर अन्य व्यय जैसे कि रिलेटिंग संबंधित है जो यानी कि पद कार्यकाल कार्यालय से। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दूंगा, इसका एग्जाम्पल देखो जैसे कि क्या संविधान कहता है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं और जिन प्रतिशत वोट नहीं कर सकते, इन्हें चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके लिए ने क्या कहा, राष्ट्रपति इम्प्लीमेंट्स और भत्ते, राष्ट्रपति कार्यकाल से जुड़े अन्य खर्चे, स्टाफ प्रशासनिक खर्चे, ये सब सीधे कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। जो जरूरी है, राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च सर्वाधिक पद पर है, उनके वेतन और कार्यकाल खर्चे को संसदीय राजनीति से प्रभावित नहीं किया जा सकता, इससे राष्ट्रपति गरिमा बनी रहती है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन, उनके आधिकारिक निवास से राष्ट्रपति भवन और प्रभाव पड़ते उनकी स्टाफ, शिक्षा, होने वाला खर्चा। क्लियर है? अब जैसे कि बी में देखो, बी में क्या बताया कि जैसे कि देखो, द सैलरी, सैलरीज यानी कि वेतन, एंड अलाउंस यानी भत्ते ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन यानी सभापति, एंड द डिप्टी चेयर ऑफ सभापति ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के, एंड द स्पीकर अध्यक्ष, एंड द डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष ऑफ द चीज ऑफ द पीपल्स यानी कि लोकसभा के। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि बी में क्या है, बी में बताया गया है कि जैसे कि विधान कहता है कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संशोधन पर वोट नहीं, जैसे कि चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस क्लोज में क्या, ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते, ये सभी खर्चे सीधे कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। क्यों जरूरी है? संसद के दोनों सदनों के प्रमुख पदों की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए, ताकि उनके वेतन और भत्ते
राजनीतिक बहस या वोटिंग पर निर्भर न रहे, यानी संसदीय दोनों सदनों की समझौताओं को बनाए रखने के लिए और उनके वेतन और भत्ते राजनीतिक बहस या वोटिंग पर निर्भर न रहे। यह व्यवस्था निर्णय प्रशासन स्वतंत्र रूप से कार्य करने की गारंटी देती है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष सामाजिक वेतन और आधिकारिक भत्ते, राज्यसभा उपसभापति के पद से जुड़े भत्ते और सुविधाएं। क्लियर है? जैसे कि मैं देखो क्या बता रहा है कि जैसे कि डेट चार्जेस यानी कि ऋण संबंधित एक यानी कि ऋण खर्चे फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार इज लायबल यानी कि उत्तरदायी